हेलो एंड वेलकम टू अड्डा 24/7 के क्लास 11-12 जेई नीट में। और ये जो अड्डा है बच्चों, अड्डा क्या है? अड्डा है कामयाबी का। तो कैसे हैं मेरे शेर? अरे गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसा चल रहा है सब कुछ? अरे कैसी चल रही है मस्तियाँ? मस्तियाँ तो मस्तियाँ कैसी चल रही है? पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इस बार है हमारा 12th बोर्ड। और 12th बोर्ड में बच्चों अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो बच्चों पढ़ाई करना ज़रूरी है। तो बच्चों जिसने भी अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है बच्चों, अपनी कमर कस लो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पहले से ही पढ़ाई शुरू कर दी है। तो बच्चों अगर आपको भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो बच्चों पढ़ाई तो शुरू करनी पड़ेगी। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपकी पढ़ाई को, यानी कि आपकी पढ़ाई में और स्पीड अप लाने के लिए, आपकी पढ़ाई को और गति देने के लिए और आपको एग्ज़ाम में सफल बनाने के लिए अड्डा 24/7 लेके आया आपके लिए बैच। यस, एक स्पेशल बैच फॉर क्लास 12। और इस बैच का नाम क्या है बच्चों? इस बैच का नाम है बच्चों विजय बैच। देखो क्या है कि इसके नाम में ही विजय छुपी है। तो एग्जाम में अब आपको विजय होने से कोई नहीं रोक सकता। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं बच्चों इस विजय बैच के बारे में। तो बच्चों ये जो विजय बैच है वो है बच्चों सीबीएसई, आरबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और ऑल स्टेट बोर्ड में के लिए। और बच्चों इसमें आपको हिंदी में पढ़ाया जाएगा, यानी ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। और बच्चों ये है स्पेशल फॉर क्लास 12। और बच्चों इस बैच में आप कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस तीनों ही स्ट्रीम की क्लासेस ले सकते हो। वो भी किससे? वो भी वेल एक्सपीरियंस फैकल्टीज, वेल क्वालिफाइड फैकल्टी से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट और लाइव क्लासेस मिलेंगी बच्चों। तो ऐसा मौका तो बच्चों गवाओ मत, क्योंकि बैच अभी चल रहा है। तो जिसने भी अभी तक क्लासेस लेना स्टार्ट नहीं किया है बच्चों, फटाफट से क्लासेस लेना शुरू कर दो। अब मैं आपको कॉमर्स की क्लासेस का स्केड्यूल बता देती हूँ। तो बच्चों कॉमर्स की क्लासेस की शुरुआत होती है किसकी क्लास से? मेरी क्लास से। तो पूजा मैम की जो क्लास है वो कितनी बजे आती है? 11 बजे। यानी 11 बजे मतलब पूजा मैम की क्लास, 11 बजे मतलब इकोनॉमिक्स की क्लास। उसके बाद में चर्चा करते हैं बच्चों अकाउंट्स की क्लास की। तो बच्चों अकाउंट्स की जो क्लास है वो होती है बच्चों दिन में 2 बजे। अब अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ की जो क्लास है सर लेते हैं अल्टरनेट डेज पे, यानी टाइम 2 बजे ही है। और अल्टरनेट डेज पे आपके अकाउंट्स की भी क्लास होगी और बिजनेस स्टडीज़ की भी क्लास होगी। इसके अलावा बात करते हैं बच्चों मैथ्स की क्लास की। तो बच्चों मैथ्स की जो क्लास होती है वो मैम लेते हैं और वो लेते हैं शाम को 4 बजे। उसके अलावा अगर हम बात करें इंग्लिश की क्लास की, जो कि हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो बच्चों इंग्लिश की क्लास होती है बच्चों शाम को 7 बजे। तो बच्चों ये था हमारे विजय बैच के बारे में। तो जो भी बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा है तो फटाफट से जुड़ जाओ। अब हम चर्चा करते हैं बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। पर उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? आपको बच्चों इस सेशन को शेयर और लाइक करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादातर बच्चों के पास ये सेशन पहुँचे और उनको भी पता चले कि भाई विजय बैच चल रहा है और इकोनॉमिक्स की क्लास अभी भी चल रही है। तो फटाफट से अपने दोस्तों को मैसेज करके फटाफट से बुला दो, क्योंकि आज एक इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। वो क्या? आज हम कॉस्ट का रिवीजन करने वाले हैं। अरे भाई हमने लागत जो पढ़ा है उसका रिवीजन करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को लाइक करो और शेयर करो। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आज हम कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज हम कॉस्ट के बारे में रिवीजन करने वाले हैं। जितना भी हमने कॉस्ट में पढ़ा है उसका हम वन शॉट रिवीजन करेंगे। और हमारा ये कॉस्ट यानी लागत जुड़ा किससे है? तो हम कहेंगे हमारा जो लागत है, ये जो हमारा जुड़ा हुआ है 3rd चैप्टर उत्पादन और लागत से जुड़ा हुआ है। और आज हम कॉस्ट का रिवीजन करने वाले हैं। तो बच्चों इतनी चीज़ें समझ में आई? क्या मेरे बच्चों को इतनी चीज़ें समझ में? अगर समझ में आ गई है तो बच्चों लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो बच्चों ये है आज का हमारा टॉपिक। ओके बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं कि बच्चों आज हमारा रिवीजन जो है कॉस्ट में उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं अपने इंट्रोडक्शन पे। मैंने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। तो बच्चों मेरा नाम पूजा रावत है और मैंने अपनी मास्टर्स की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। और मैं बच्चों नेट क्वालिफाइड हूँ और मुझे आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाने का 3 साल का एक्सपीरियंस है। और मैंने आप जैसे
आप जैसे प्यारे प्यारे 2000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है। तो बच्चों ये है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब करते हैं बच्चों अपना सेशन स्टार्ट। तो बच्चों लेट्स पुट योर थिंकिंग कैप ऑन। और क्या करना है, और हमने अब तक जो भी नोट्स बनाए, अगर किसी बच्चे ने नोट्स बनाए तो वो नोट्स खोल ले, और अगर किसी ने नहीं बनाए तो वो आज फटाफट से नोट्स बना ले। ठीक है बच्चों, तो अपनी दिमाग की बत्ती जला लो, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना रिविजन सेशन। बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले समझते हैं लागत। अरे भाई कॉस्ट क्या होती है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉस्ट। अरे कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट को समझेंगे हम। समझते हैं एक एग्जाम्पल से, समझते हैं किससे, उत्पादन से। अब उत्पादन क्या होता है, अरे उत्पादन क्या होता है, नाम सुना सुना सा लग रहा है क्या। उत्पादन क्या होता है, अरे भाई किसी भी वस्तु का कोई उत्पादन करता है, कि भाई कोई भी व्यक्ति या फर्म कोई वस्तु बनाता है, तो वो क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। अब हम बात करें इस पेन की। अब भाई ये पेन ऐसे तो आया नहीं होगा, इसको भी तो किसी ना किसी ने बनाया ही होगा। तो ये पेन क्या हो गया, उत्पाद हो गया। और इस पेन को बनाने की सारी प्रक्रिया क्या हो गई बच्चों, उत्पादन हो गई। अब इस पेन को बनाने के लिए उत्पत्ति के साधन भी तो लगे होंगे। अरे भाई इस पेन को बनाने के लिए उत्पत्ति के साधन जैसे कच्चा माल, प्लास्टिक हो गया, इंक हो गया, श्रमिक हो गया, मशीन हो गई, लगे होंगे। अब बच्चों ये हमारे उत्पत्ति के साधन है। अब उत्पत्ति के साधनों पर हम व्यय करेंगे। अरे भाई इस पेन को बनाने के लिए हमें व्यय तो करना पड़ेगा। तो बच्चों यही क्या हो गया, यही हो गया लागत। क्या करेंगे, उत्पादन करते हैं हम किसी वस्तु का, और उस वस्तु पे जो भी व्यय हम करते हैं वो क्या कहलाती है बच्चों, लागत कहलाती है। तो हम कहेंगे यहाँ पे लागत क्या हो गई, उत्पादन से तात्पर्य किसी वस्तु का निर्माण करना है या उत्पादित करना है। लागत से आशय, देखो यहाँ पे उत्पादन और लागत दोनों का मतलब बताया। उत्पादन का मतलब क्या है कि भाई किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, कोई वस्तु, जैसे हम लड्डू का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अरे भाई लड्डू भी क्या करते हैं, हम बनाते हैं। हलवाई जब लड्डू बनाता है या समोसे बनाता है, तब क्या करता है वो, यहाँ पे समोसे और लड्डू का उत्पादन कर रहा है। और जब समोसे और लड्डू बनाता है उसके लिए क्या करता है वो, उसको भाई मटेरियल तो चाहिए। जैसे हम समोसे की बात कर लेते हैं, समोसे के लिए क्या क्या चाहिए, मैदा भी चाहिए, तेल भी चाहिए, मसाले भी चाहिए, आलू भी चाहिए, टमाटर भी चाहिए, मटर भी चाहिए, उसके अलावा पनीर भी डालते हैं कोई कोई। तो सब ये क्या हो गए बच्चों, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी जो है सामग्रियां हो गई। अब बच्चों इन पे व्यय तो करना ही पड़ेगा, तो इसका जो व्यय है वही क्या कहलाएगा बच्चों, लागत कहलाएगा। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, लागत से आशय किसी वस्तु को निर्मित करने में हुए व्यय की राशि क्या कहलाती है बच्चों, लागत कहलाती है। तो हम कहेंगे कोई भी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं तो वो उत्पादन कहलाता है, और उस उत्पादन में कोई वस्तु का अगर हम उत्पादन कर रहे हैं उस पर जो व्यय हुआ है वो क्या कहलाता है बच्चों, लागत कहलाता है। अब देखते हैं कि लागत में क्या क्या शामिल होता है, प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय। अब प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय क्या हो गया, तो बच्चों प्रत्यक्ष व्यय वो व्यय होता है जो क्या होता है, जो साक्षात दिखता है। मतलब कि ऐसा व्यय जो हमें मौद्रिक रूप से दिखाई देता है। जैसे कि अगर समोसे बना रहे हैं, ठीक है, समोसे बनाने के लिए हमने क्या करा, समोसे बनाने के लिए हमने तेल खरीदा, ठीक है, हमारे पैसे गए, ठीक है, हमने मैदा खरीदा, हमारे पैसे गए, ये हमें दिख रहा है, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए बच्चों, प्रत्यक्ष व्यय। अब अप्रत्यक्ष व्यय क्या हो गया, मान लेते हैं क्या हो रहा है, हलवाई ने क्या करी, हलवाई की बाजार में दुकान है। भाई जो हलवाई यहाँ पे समोसे बना रहा है उसकी बाजार में क्या है बच्चों, दुकान है। अब ये दुकान उसकी खुद की है, ठीक है, किसकी है, यहाँ पे दुकान उसकी खुद की है। अगर मान लेते हैं कि भाई ये दुकान उसकी नहीं होती, क्या मान लेते हैं कि यहाँ पे ये दुकान उसकी नहीं होती, तो वो क्या करता बच्चों, किराए पे लेता कि भाई ऐसी की ऐसी दुकान बाजार में और भी है, और उनका किराया कितना है, मान लेते हैं 2000 रुपये पर मंथ उनका क्या है बच्चों, किराया। अगर यहाँ पे हलवाई की दुकान स्वयं की नहीं होती तो उसको क्या करना पड़ता बच्चों, किराया देना पड़ता। ठीक है, कि ऐसे व्यय जो हो तो नहीं रहे पर हो भी सकते थे, ठीक है बच्चों, तो वो क्या हो गए बच्चों, अप्रत्यक्ष व्यय हो गए। और हम अपनी लागत में प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय दोनों ही जोड़ते हैं। और बच्चों अगर आपको याद होगा तो इकोनॉमिक कॉस्ट यानी आर्थिक लागत, यहाँ पे मैं आर्थिक लागत लिख देती हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों, तो आर्थिक लागत जो होती है ना, आर्थिक लागत में दोनों ही यहाँ पे क्या होगी, आर्थिक लागत में दोनों ही व्यय शामिल होंगे। कौन कौन से, प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय। वहीं लागत लेखांकन यानी अकाउंटिंग कॉस्ट,
लागत लेखांकन में सिर्फ कौन सी यहाँ पे लेखांकन में, लागत लेखांकन में यहाँ पे बच्चों सिर्फ प्रत्यक्ष व्यय जो हो रहे हैं, जो हमें दिख रहे हैं, वही क्या होंगे यहाँ पे हमारे अप्रत्यक्ष व्यय आएंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्लियर है, कॉस्ट सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आई होप आपको कॉस्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे बच्चों लागत फलन। लागत फलन क्या बताता है बच्चों? लागत फलन बताता है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वस्तु का उत्पादन हो रहा है, किसी भी वस्तु की मात्राओं का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। तो यहाँ पे लागत और वस्तु की मात्राओं की इकाइयों का क्या हो रहा है, यहाँ पे लागत और उत्पादित इकाइयों में जो संबंध होता है वो कौन बताता है बच्चों? लागत फलन बताता है। कि अगर हम देखें कि लागत और उत्पादन के बीच के कार्यात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। कि भाई किसी भी वस्तु का अगर हमें उत्पादन करना है तो उसके लिए कितनी लागत आएगी, तो उसका क्या हो गया, संबंध कौन बताता है बच्चों? लागत फलन बताता है। अब लागत फलन को हम कैसे लिखते हैं? तो हम इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, C बराबर एफ क्यू। कैसे लिखते हैं? C बराबर एफ क्यू। अब C क्या हो गया? C हो गया हमारा कॉस्ट यानी लागत। तो हम यहाँ पे लिखेंगे C बराबर क्या हो गया, हमारी लागत हो गई, और Q बराबर क्या हो गया बच्चों? Q हो गया हमारा उत्पादन। तो हम कहेंगे लागत फलन क्या हो गया, लागत और उत्पादन के बीच का संबंध जो होता है, कार्यात्मक संबंध जो होता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? उत्पादन, सॉरी लागत फलन। यहाँ पे लागत फलन है, उत्पादन फलन नहीं, लागत फलन कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो गया, हमारा लागत फलन हो गया। आगे हम देखेंगे बच्चों इसी में, पर आगे देखने से पहले हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की या और टेलीग्राम ग्रुप की और फेसबुक पेज की। तो बच्चों यहाँ पे अड्डा 24/7 स्कूल का टेलीग्राम जो है चैनल है, उसका यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। तो जिस किसी भी बच्चे ने अभी तक अड्डा 24/7 स्कूल का जो टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से बच्चों सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा अड्डा 24/7 आपके लिए लेके आया है बच्चों एक व्हाट्सएप ग्रुप। यस, आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके यहाँ पे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी है आपके लिए। उसी के साथ बच्चों आपके लिए एक फेसबुक पेज भी बनाया है अड्डा 24/7 स्कूल से, उससे जुड़ के भी आप अपनी क्वेरीज कर सकते हो, यानी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो बच्चों ये था हमारे टेलीग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। और इन सब का जो लिंक है बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो किसी भी बच्चे को जुड़ना है तो वहां से जाके जुड़ सकता है। तो बच्चों ये था हमारे टेलीग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आगे हम देखते हैं बच्चों, आगे हम फटाफट से देखेंगे अल्पकालीन लागत। अल्पकालीन लागत दो प्रकार की होती है। समय के आधार पे अगर हम बात करें तो लागत दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली है बच्चों अल्पकालीन लागत, दूसरी है दीर्घकालीन लागत। अब अल्पकालीन लागत क्या होती है? अल्पकालीन लागत यानी शॉर्ट टर्म, यानी कुछ समय के लिए अगर हम किसी लागत को वहन कर रहे हैं तो वो क्या हो गया बच्चा, अल्पकालीन लागत। अब अल्पकालीन लागत में हम देखेंगे कि मुख्यतः 3 तरह की लागतें हैं। कौन कौन सी? अगर हम अल्पकालीन लागत की बात करें तो बच्चों 3 तरह की लागत है। पहली है कुल लागत, दूसरी है औसत लागत और तीसरी है बच्चों सीमांत लागत। 3 तरह की लागत है। कौन कौन सी? अरे पहली है कुल लागत, दूसरी है औसत लागत और तीसरी है बच्चों सीमांत लागत। ये हमारी अल्पकालीन लागत का क्या है, प्रकार है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम कुल लागत के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों क्या आपको याद है कि अल्पकाल में उत्पादन में हमने पढ़ा था कि अल्पकाल में उत्पत्ति के जो साधन होते हैं, कुछ साधन क्या होते हैं बच्चों, स्थिर होते हैं, और कुछ साधन क्या होते हैं बच्चों, परिवर्तित होते हैं। परिवर्तित यानी उनमें परिवर्तन होता रहता है। अब ये जो स्थिर साधन होते हैं वो क्या होते हैं कि भाई उत्पत्ति के ऐसे साधन जिसमें हम कितना भी उत्पादन करें उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, तो वो क्या हो गया बच्चों, स्थिर साधन। जैसे हम यहाँ पे भूमि का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अरे हम यहाँ पे भूमि का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई हमारे पास एक खेत का टुकड़ा है, उस पर हम कितना भी उत्पादन करें, चाहे हम उत्पादन भी नहीं करें, तो हमारा जो भूमि का, मान लेते हैं हमने किराए पे भूमि ली है, क्या रखी है, हमने एक किसान से किराए पे भूमि का एक टुकड़ा लिया और उसका किराया कितना है बच्चों, 1000 रुपये। अब बच्चों अगर हम उस भूमि के टुकड़े में कुछ ना बोए तो भी हमें क्या देना पड़ेगा, 1000 रुपये किराया देना पड़ेगा। और हमने उसमें बहुत सारा अनाज बो दिया तो भी हमें क्या देना पड़ेगा बच्चों, 1000 रुपये किराया देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो भूमि है वो क्या हो गया बच्चों, स्थिर कारक हो गया। तो हम कहेंगे ऐसा कारक जो क्या होता है, उत्पादन के साथ नहीं बढ़ता है, वो क्या हो गया, स्थिर कारक हो गया। उसी के अलावा परिवर्तित कारक क्या हो गया,
जिसमें जिसमें अगर हमारी उत्पादन की इकाइयों में परिवर्तन हो रहा है तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो है कारकों में भी परिवर्तन होगा। कैसे, मान लेते हैं एक श्रमिक मिलके क्या कर रहा था बच्चों, एक श्रमिक मिलके 100 लड्डू बना रहा था। क्या कर रहा था, 100 लड्डू बना रहा था। अब हम चाहते हैं कि हमारे जो लड्डू है वो ज़्यादा उत्पादित हो, यानी हम ज़्यादा लड्डू बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक और श्रमिक रख लेंगे। ठीक है, अब दोनों श्रमिक मिलके क्या कर रहे हैं, 200 लड्डू बना रहे हैं। तो हम देखेंगे बच्चों की जैसे ही यहाँ पे लड्डू क्या हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, उसी के साथ हमारे उत्पत्ति के कारक भी बढ़ रहे हैं। तो बच्चों हम कहेंगे क्या होगा यहाँ पे कि जैसे जैसे जो हमारे उत्पादन की इकाइयां हैं उनमें परिवर्तन होगा तो क्या होगा, तो उससे हमारा यहाँ पे जो कारक है वो भी बदलेंगे। अब हम देखते हैं बच्चों कुल लागत से इसका क्या संबंध है। तो बच्चों अगर कुल लागत की बात करें तो कुल लागत में 2 तरह की लागतें होती हैं। कौन कौन सी, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तित लागत। अगर कुल लागत की बात करेंगे, कुल लागत को हम समझेंगे, हम बतौर इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अभी हम इतना समझ लेते हैं कि कुल लागत को हमने 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सी, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तित लागत। अब इनको एक एक करके समझते हैं कि आखिर कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तित लागत क्या होती। तो बच्चों अगर हम बात करें कुल स्थिर लागत की, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आखिर देखे तो सही, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। मान लेते हैं हलवाई की दुकान है, अरे हलवाई की दुकान है और बनाता है समोसे। ठीक है, हलवाई की दुकान है और समोसे बनाता है। अब ये जो हलवाई की दुकान है बच्चों वो क्या है, किराए पे। कि बाजार में क्या है, चौक पे एक हलवाई की दुकान है और वो किराए पे है, और इसका किराया कितना है बच्चों, मान लेते हैं 1000 रुपये उसका किराया। ठीक है, यानी अगर वो हलवाई क्या करे, एक समोसा बनाएगा, ये जो है पूरे महीने का है, 1000 रुपये पूरे महीने का है। कि मान लेते हैं अगर वो पूरे महीने में हलवाई क्या कर रहा है, एक समोसा बना रहा है, तो भी उसको किराया कितना देना पड़ेगा, 1000 देना पड़ेगा। और अगर हलवाई क्या करे, 10,000 समोसे बनाए पूरे महीने में, तो भी क्या करना पड़ेगा, उसको 1000 रुपये किराया देना पड़ेगा। तो बच्चों ये जो लागत है वो कौन सी हो गई, कि यहाँ पे अगर हम देखें तो किराया तो हमारा क्या है, स्थिर है। अरे किराया क्या है, व्यय है, और ये जो व्यय है वो क्या है, स्थिर है। तो हम कहेंगे ऐसी लागत जो उत्पादित इकाइयों में परिवर्तन होने से परिवर्तन नहीं होगी। याद रखना कि भाई उत्पादित इकाइयां, हमारी जो इकाइयां हैं उनमें कितना भी परिवर्तन हो जाए पर हमारी लागत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ये हमारी कुल स्थिर लागत हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यह उन साधनों की लागत का योग है जो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं करती अपितु स्थिर रहती है, यानी ये क्या है, हमारी फिक्स है। और अगर हम बात करें बच्चों इसके डायग्राम की, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, तो बच्चों इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले डायग्राम को समझते हैं। ये अपना क्या हो गया, 0 मूल बिंदु, ये अपना क्या हो गया, एक्स अक्ष, और ये अपना क्या हो गया बच्चों, वाई अक्ष। अब एक्स अक्ष पे क्या आती है बच्चों, उत्पादन की मात्रा, कि भाई हम कितनी वस्तु की कितनी उत्पादित कर रहे हैं मात्रा। ठीक है, और वाई अक्ष पे आ गया हमारा लागत। अब हम देखेंगे बच्चों, मान लेते हैं यहाँ पे जो समोसे हम बना रहे हैं, ठीक है, समोसे बनाने की जो स्थिर लागत है वो कितनी है बच्चों, 15 है। ठीक है, 15 है। अब बच्चों अगर हम यहाँ पे 0 समोसे बनाएंगे तो भी क्या होंगे, 15 हमारी लागत 15 रुपये हमें लागत का देना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 4 समोसे, यहाँ पे 4 लिख देती हूँ, यहाँ पे 8 लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ 16। ठीक है, अगर हम 8 समोसे बनाएंगे बच्चों तो भी क्या करना पड़ेगा, हमें 15 रुपये देने पड़ेंगे समोसे के। और अगर हम 16 समोसे बनाएंगे तो भी क्या करने पड़ेंगे, हमें 15 रुपये ही लागत देनी पड़ेगी। तो हम कहेंगे कि भाई हम उत्पादन कितना भी करें समोसों का, हमारे तो लागत पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इस तरह की लागत क्या होगी बच्चों, स्थिर लागत। अब इसका जो वक्र होता है वो कैसा होता है, तो बच्चों हम कहेंगे एक्स अक्ष के समांतर क्या होती है, सीधी लंबी लाइन खिंची होती है, और इसमें कोई भी यहाँ पे क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता। तो हमारी ये जो लाइन है ना जो स्थिर लागत की, वो क्या हो गई, एक्स अक्ष के समांतर हो गई। तो बच्चों ये था हमारा क्या, यहाँ पे कुल स्थिर लागत के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं बच्चों किसके बारे में, कुल परिवर्तित लागत के बारे में। तो बच्चों अगर हम बात करें कुल परिवर्तित लागत की, तो बच्चों कुल परिवर्तित लागत क्या हो गई, कि जिसमें उत्पादन की इकाइयां बढ़ने से हमारी लागत भी बढ़ जाती है। तो क्या होगा बच्चों, वो कुल परिवर्तित लागत होगी। कि मान लेते हैं क्या, कि भाई यहाँ पे 10 लड्डू बनाने के लिए हमारी जो लागत है,
हमारी परिवर्तित लागत है, मान लेते हैं हमारी जो परिवर्तित लागत है वो कितनी आ रही है, 100 आ रही है। 10 लड्डू बनाने के लिए हमारी, एक दिन की बात कर रही हूँ, 10 लड्डू बनाने के लिए हमारी जो है लागत कितनी आ रही है बच्चों, 100 आ रही है। अब मान लेते हैं हमने क्या करा, 12 लड्डू बनाए, क्या करें हमने यहाँ पे बढ़ा दिया लड्डू, अब हम 12 लड्डू बना रहे हैं, तो हमारी जो लागत है वो बढ़ के कितनी हो गई बच्चों, 20 हो गई। क्या देखा हमने, अरे भाई जैसे जैसे हमारा उत्पादन बढ़ रहा है हमारी लागत भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, या लागत में भी परिवर्तन आता है। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया कुल परिवर्तित लागत। अब इसको कैसे समझेंगे, यहाँ इसको ऐसे समझेंगे कि यह उन साधनों की लागत का योग है जो उत्पादन की मात्रा बढ़ाने पर बढ़ते हैं और उत्पादन की मात्रा कम करने पर कम होते हैं। कि भाई हमारे जो उत्पत्ति के जो साधन है उनमें अगर हम मात्रा बढ़ाएंगे, अगर हम उत्पादन में मात्रा बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ेंगे, ठीक है, और अगर हम उत्पादन की मात्रा कम करेंगे तो हमारी उत्पत्ति के साधन भी कम होंगे और हमारी लागत में क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसी के साथ हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, किसका, श्रमिक का। कि मान लेते हैं एक श्रमिक मिलके क्या कर रहा है यहाँ पे बच्चों, 100 समोसे बना रहा है। क्या कर रहा है, एक हलवाई मिलके यहाँ पे 100 समोसे बना रहा है, और इसकी जो लागत है बच्चों कितनी आई है यहाँ पे 100। कि भाई एक श्रमिक मिलके क्या कर रहा है, 1000 कर देते हैं, कि भाई 100 समोसे बना रहा है और उसकी लागत आई है 1000। अब बच्चों मान लेते हैं कि 2 श्रमिक, अब दूसरा श्रमिक रख लिया, कि एक श्रमिक तो 100 समोसे ही बना रहा था, हमने एक और श्रमिक रख लिया, 2 श्रमिक रख लिए। अब 2 श्रमिक रखने से हमारी जो है अब कितने समोसे बन रहे हैं, तो बच्चों अब हमारे समोसे बन रहे हैं कितने, 180 कर देते हैं, 180 हमारे समोसे बन रहे हैं, 180, ठीक है। अब 180 समोसे बन रहे हैं और हमारी जो लागत है वो बढ़ के कितनी हो गई, तो बच्चों वो बढ़ के हो गई 1500। तो बच्चों यहाँ हमने देखा कि हमने क्या करा, उत्पादन बढ़ाया। अब उत्पादन बढ़ाने से हमारी उत्पत्ति के साधन भी बढ़े, अब उत्पत्ति के साधन बढ़े तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे लागत भी बढ़ गई। तो बच्चों ये क्या हो गई, यहाँ पे कुल परिवर्तित लागत हो गई। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, इस फॉर्मूले को। हमारे यहाँ पे क्या हो गए बच्चों, श्रमिक हो गए, ठीक है, उत्पादन, ठीक है। हमारे श्रमिक कितने थे, एक थे, एक श्रमिक क्या कर रहा था, 100 यहाँ पे समोसे बना रहा था और हमारी लागत कितनी थी, 1000। लागत थी बच्चों यहाँ पे 1000, ठीक है। अब 2 श्रमिक है, 2 श्रमिक मिलके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 180 यहाँ पे समोसे बना रहे हैं और उनकी जो लागत है वो कितनी हो गई बच्चों, 1500, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि भाई लागत बढ़ रही है किससे, उत्पादन की इकाइयां बढ़ाने से। अब उत्पादन की इकाइयां बढ़ रही है तो लागत बढ़ रही है, तो क्या कहेंगे हम, तो ये हमारी परिवर्तित लागत होगी। और इसका जो डायग्राम है बच्चों वो क्या होगा, तो बच्चों वो उल्टे एस की आकृति का होगा, उल्टे एस की आकृति का होगा। अगर हम कहेंगे कि भाई हमारा कुल प्रवर्तित लागत का वक्र कैसा होगा, तो बच्चों वो कुछ इस तरह से होगा। अब ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है बच्चों, ये बता रहा है कि भाई शुरू में तो क्या होगा यहाँ पे, कि अगर हम देखें तो बच्चों यहाँ तक क्या हो रहा है, यहाँ तक हमारी लागत क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसके बाद में क्या होगी, कम होगी। क्या होगा, हमारी लागत यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इस बिंदु पे हमारी लागत कम होगी और एक न्यूनतम बिंदु के बाद क्या हो रही है, लागत बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो बच्चों ये क्या होगी हमारी, ये हमारी कुल प्रवर्तित लागत होगी। अब इसको हम टेबल से समझते हैं बच्चों, तो अगर हम इसको टेबल से समझेंगे तो हम कुछ इस तरह से इसको बताएंगे कि मान लेते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लड्डू का उत्पादन कर रहे हैं या समोसे का ही लिख देते हैं कि भाई हम यहाँ पे समोसे का उत्पादन कर रहे हैं और उसके लिए हमारी कुल प्रवर्तित लागत कितनी आई है हम देखेंगे। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि उत्पादन हो रहा है समोसे का और उसकी यहाँ पे क्या लिख रही है, कुल प्रवर्तित लागत बता रही हुई है, ठीक है। अगर हम जीरो समोसा का उत्पादन करेंगे तो हमारी लागत भी कितनी आएगी, प्रवर्तित लागत भी 0 आएगी। अब जब हमने क्या करा, हमने एक समोसे का उत्पादन किया तो हमारी लागत कितनी आई है बच्चों, 10। दूसरे समोसे का उत्पादन किया तो लागत कितनी आई है, 16। हमने तीसरे समोसे का उत्पादन किया तो हमारी लागत आई है बच्चों 21। अब हमने जब चौथे समोसे का उत्पादन किया तो हमारी लागत कितनी आई है बच्चों, 28। ऐसे ही हम 5वें 6ठे 7वें यहाँ पे समोसे का उत्पादन करेंगे तो हमारी लागत आई है 40, 60, 91। बच्चों क्या एक चीज नोट करिए आपने कि हमने 0 से लेके 7 तक क्या करा, समोसे का उत्पादन करा। अब जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन यहाँ पे बढ़ा रहे हैं समोसों का,
हमारी यहाँ पे लागत, कुल प्रवर्तित लागत भी क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है। पहले 10 थी, फिर 16 हुई, फिर 21, 28, 40, 60 और 91। क्या हो रहा है कि यहाँ पे उत्पादन में परिवर्तन हो रहा है, उसी के साथ हमारी क्या हो रही है यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट यानी परिवर्तित लागत में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब देखेंगे इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है। जीरो था, जब उत्पादन जीरो था तो हमारी कुल प्रवर्तित लागत भी कितनी थी, जीरो थी। अब उत्पादन क्या हो गया, एक हो गया। जब उत्पादन एक हो गया तो हमारी लागत कितनी आई है बच्चों, 10। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि बच्चों जब दूसरा जब समोसा उत्पादित किया तो हमारी लागत कितनी आई है, 16। पर बच्चों अगर हम देखें कि हमने जैसे ही यहाँ पे दूसरे समोसा का उत्पादन किया तो एक्चुअल लागत कितनी आई है यहाँ पे, ये तो कुल प्रवर्तित लागत है। अरे ये तो 2 समोसे बनाने की कुल लागत है, पर अगर सिर्फ हम दूसरे समोसे की देखेंगे तो उसकी लागत कितनी आई, तो हम 16 में से 10 को माइनस कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ लागत कितनी आई थी, 6 आई थी। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखें कि तीसरा समोसा अगर उत्पादित हुआ तो कुल प्रवर्तित लागत आई थी 21। पर अगर सिर्फ हम तीसरे यहाँ पे समोसे की लागत देखें तो कितनी आएगी, 21 में से 16 को माइनस कर देंगे। तो 21 में से जब 16 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा बच्चों, 5। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे 21 में से हमने 16 को माइनस किया। आगे हम देखते हैं बच्चों, जब हमने चौथे यहाँ पे चौथा समोसा बनाया था तो हमारी कुल लागत कितनी आई थी, 28। पर सिर्फ चौथे समोसे की अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, 28 में से 21 को माइनस कर देंगे। और जब 28 में से 21 को माइनस करेंगे जो 7 आया वो क्या हो गया, हमारे सिर्फ चौथे यहाँ पे समोसे बनाने की लागत आ गई। और जब हम 5वें समोसे की यहाँ पे गणना करेंगे, 5वें समोसे की लागत की यहाँ पे गणना करेंगे तो कुल लागत 5 समोसे बनाने की कुल लागत कितनी है, 40। पर सिर्फ 5वें की देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगी लागत, तो हम क्या करेंगे 40 में से 28 को माइनस कर देंगे तो बच्चों यहाँ पे आएगा 12। ठीक है, ऐसे छठे और 7वें में करेंगे तो बच्चों छठे की भी सिर्फ छठे समोसे की लागत कितनी आएगी, तो हम 60 में से 40 को माइनस कर देंगे तो बच्चे आएगी 20। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ सातवें समोसे की लागत देखेंगे तो यहाँ पे 91 में से 60 को माइनस कर देंगे तो यहाँ आएगा बच्चों कितना, यहाँ पे 31। समझ में आया है नहीं आया? अरे मेरे शेरों को समझ में आया है नहीं आया कि किस तरह से हमने यहाँ पे परिवर्तनशील लागत निकाली है एक एक समोसे की। अब बच्चों इसको ध्यान से देखेंगे तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे लागत कितनी थी, 10। सबसे पहले हमारी परिवर्तनशील लागत 10 थी, यहाँ लिख देती हूँ 10। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, गिर रही है, 6 हो गई, 5 हो गई। तो बच्चों अगर हम मान के चलेंगे यहाँ तक कितनी थी, 10 थी। उसके बाद क्या हो रही है, यहाँ तक गिर रही है। उसके बाद अगर हम देखें तो 5 के बाद क्या हो रही है, ये लगातार बढ़ रही है। देखो 7, 12, 20, 31। तो बच्चों इसके बाद हमारी जो लागत होगी वो क्या होगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। और इसीलिए हम क्या कहेंगे कि हमारा यहाँ पे जो टीवीसी बन रहा है वो कैसा होगा, उल्टे एस शेप में। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, टीवीसी क्या हो गया हमारा, उल्टे एस आकृति में आ गया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कुल प्रवर्तित लागत आ गया। ठीक है बच्चों, ये इसका डायग्राम है और इसको हमने विथ टेबल समझ लिया है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आएगा किस प्रकार हमने कुल प्रवर्तित लागत की गणना की है। बच्चों ये था हमारा कुल प्रवर्तित लागत के बारे में। आगे हम समझते हैं बच्चों कुल लागत। अब कुल लागत क्या है कि भाई यहाँ पे किसी भी वस्तु को उत्पादित करने की कुल लागत यानी स्थिर लागत प्लस परिवर्तित लागत कितनी आई है, तो वो क्या हो गई बच्चों, कुल लागत। अब मान लेते हैं भाई क्या है, हलवाई की दुकान है और समोसे बन रहे हैं। अब हलवाई की दुकान का किराया कितना है, 2000, और समोसे यहाँ पे बन रहे हैं उसकी परिवर्तित लागत कितनी है, 1000। तो हमारी कुल लागत कितनी हो जाएगी, ये 1000 क्या हुआ, परिवर्तित हो गया, और यहाँ पे 2000 क्या हुआ, स्थिर लागत हो गई। तो हमारी कुल लागत यानी टीसी क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हम दोनों को जोड़ लेंगे। जब दोनों को ही जोड़ लेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 3000, और 3000 क्या हो गया बच्चों, हमारी कुल लागत। तो बच्चों हम कहेंगे यहाँ पे कुल लागत क्या हो गया, तो हम कहेंगे इससे हमारा अभिप्राय उन सभी लागतों से जिसका संबंध एक वस्तु के उत्पादन से या किसी वस्तु के उत्पादन पे किया गया कुल व्यय का योग है। कि भाई उसमें किसी वस्तु, जैसे हम पेन बना रहे हैं, इस पेन पे किया गया जो कुल व्यय है, यानी यहाँ पे स्थिर लागत भी आ गई,
हमारी परिवर्तनशील लागत भी आ गई। तो कुल व्यय हमने इस पेन को उत्पादित करने का क्या किया है, वो क्या हुआ हमारा कुल लागत। अब इस कुल लागत को हम कैसे लिखेंगे, तो बच्चों कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तित लागत से हम इसको बताएंगे कि भाई अगर हम कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तित लागत को अगर जोड़ लेंगे तो हमारा क्या आ गया बच्चों, कुल लागत, जो हमने इसमें देखा था। अब इसको हम विद डायग्राम देखेंगे बच्चों। तो इसका जो डायग्राम है बच्चों कुछ इस तरह से दिखेगा। क्या कह रहा है, देखो हमारा कुल स्थिर लागत का डायग्राम कुछ इस तरह से बन रहा था नहीं बन रहा था। अगर हम देखें, देखो ये अपना मूल बिंदु, ये अपना आ गया एक्स अक्ष और ये अपना क्या आ गया बच्चों, वाई अक्ष। अब एक्स अक्ष के समांतर कौन सा हमारा यहाँ पे डायग्राम बनता है, तो हम कहेंगे यहाँ पे कुल स्थिर लागत का जो हमारा डायग्राम बनता है वो क्या बनता है, हमारे एक्स अक्ष के समांतर। उसी के साथ हमने देखा परिवर्तनशील लागत का हमारा वक्र कैसा बनता है, एस की आकृति का, उल्टे एस की आकृति का हमारा क्या बनता है, यहाँ पे टीवीसी यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट का बनता है। अब बच्चों हमारा जो है टोटल कॉस्ट का डायग्राम भी कैसा बनता है बच्चों, यहाँ पे जैसे हमारा कुल परिवर्तनशील लागत है उसके समान ही यहाँ पे हमारा क्या बनता है, टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत का वक्र बनता है। पर हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे इन दोनों में क्या है, ये यहाँ से शुरू होगा। इन दोनों में क्या हो रहा है बच्चों, इन दोनों में अंतर है। और ये अंतर क्यों है बच्चों, अगर हम देखें ना इन दोनों का अंतर इस अंतर के समान है, यानी कि यहाँ पे कुल लागत में क्या है, हमारी स्थिर लागत भी है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो बच्चों ये जो अंतर है वो मतलब समांतर चलता रहेगा, यानी इसमें कोई यहाँ पे परिवर्तन नहीं आएगा शुरू से लेकर आखिरी तक। उसी के साथ अगर हम देखें बच्चों कुल लागत हमारी शुरू कहाँ हो रही है, इस बिंदु से। वहीं अगर हम देखें परिवर्तनशील लागत हमारी कहाँ से शुरू होती है, जीरो मूल बिंदु से। ये यहाँ से शुरू क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे हमारी कुल स्थिर लागत भी है और कुल स्थिर लागत की वजह से हमारी कुल लागत कहाँ से शुरू हो रही है, इस बिंदु से। और इस बिंदु से चलती चलती वो समांतर चलेगी किसके, परिवर्तित लागत के। पर इन दोनों के बीच में एक समान अनुपात में क्या होगा, गैप होगा, समान अनुपात में अंतर होगा। और वो अंतर क्या है बच्चों, ये अंतर है अपना TFC का अंतर है। तो बच्चों ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कुल लागत। कुल लागत समझ में आया नहीं आया मेरे शेरों को, अरे मेरे शेरों को कुल लागत समझ में आया नहीं आया। तो बच्चों ये था हमारा कुल लागत। अब इसको हम करते हैं बच्चों एक एग्जाम्पल से। तो बच्चों यहाँ पे हम कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तित लागत और कुल लागत को समझेंगे। तो बच्चों अगर हम देखें तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तित लागत और कुल लागत का कर्व है। तो हम सबसे पहले टेबल देखेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे यह आउटपुट क्या हो गया, उत्पादन। क्या हो गया, उत्पादन। किसी वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं, इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं। ये हमारी क्या हो गई बच्चों, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तित लागत और कुल लागत। अब हम देखेंगे, अगर हम देखें बच्चों क्या हो रहा, उत्पादन की इकाइयां बढ़ रही है, 0 से 7 तक गई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। किसी वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं, उसकी इकाइयां हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है बच्चों, समान है। देखो 0 में भी 12 है, 1 में भी 12 है, 4 में भी 12 है, 7 में भी क्या है, 12 है। यानी हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, फिक्स है। जो हमने देखा है कि भाई उत्पादन कितना भी बढ़ जाए हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, फिक्स ही रहेगी। आगे हम देखेंगे बच्चों वेरिएबल कॉस्ट में परिवर्तन हो रहा है, कितना कि जब आउटपुट यानी हमारा उत्पादन 0 है तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी है, 0 है। जब आउटपुट हमारा 1 है, उत्पादन हमारा 1 है, तो हमारी यहाँ पे परिवर्तनशील कारक की यहाँ पे परिवर्तनशील लागत भी कितनी है, 10 है। ऐसे ही 2 3 4 का हमने उत्पादन किया तो हमारी लागत क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। 16 20 16 21 28 40 60 और 91, ठीक है। ये हमारी क्या हो रही है कि जैसे जैसे हम उत्पादन की इकाइयां बढ़ा रहे हैं हमारी परिवर्तित लागत भी क्या हो रही है बच्चों, बढ़ती जा रही है। अब हम देखेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ लेंगे। तो बच्चों 12 और 0 करा तो 12 आ गया, ठीक है। 12 और 10 करा तो 22 आ गया। ऐसे ही 12 प्लस 16 करा तो यहाँ पे क्या आ गया, 28 आ गया। वैसे ही 12 प्लस 21 करा तो यहाँ पे क्या हो गया, 33। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जोड़ लेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे डायग्राम पे, ये अपना क्या हो गया, मूल बिंदु, ये अपना हो गया एक्स अक्ष और ये अपना क्या हो गया बच्चों, वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे क्या लिखते हैं हम, उत्पादन, उत्पादित इकाइयां या उत्पादन, ठीक है। और वाई अक्ष पे लिखते हैं हम बच्चों लागत, ठीक है। ये अपना आ गया लागत। अब हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है, अरे भाई वो तो फिक्स है, उत्पादन कितना भी हो क्या है, फिक्स है। तो अपना 12 पे क्या आ गया, हमारा कुल स्थिर लागत आ गया। अब देखेंगे कि हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 0 से शुरू हो रहा है। देखो
देखो यहाँ पे, देखो क्या हो रहा है, जहां पर मेरा मार्कर चल रहा है क्या हो रहा है कि भाई जीरो से हमारी वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट हो रही है। तो देखो जीरो से स्टार्ट होके क्या हुई, पहले क्या होगी, ज्यादा होगी, फिर कम होगी, फिर क्या होगी, वापस बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये एस शेप में हो गई। उसी के साथ हम देखेंगे हमारी हमारी यहाँ पे जो है फिक्स कॉस्ट, सॉरी यहाँ पे टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत है, वो कहाँ से शुरू हो रही है, अगर देखें तो कहाँ से शुरू हो रही है, 12 से। देखो यहाँ पे कहाँ से शुरू हो रही है, 12 से। तो बच्चों यहाँ पे, यहाँ से हमने शुरू की, उसके बाद क्या हो रही है, ये समांतर चलते जा रही है किसके, हमारे वेरिएबल कॉस्ट के। तो हम कहेंगे हमारी टोटल कॉस्ट क्या होती है, हमारी टोटल कॉस्ट भी एस शेप में होती है, पर हमारे जो है टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत और कुल परिवर्तित लागत के बीच में एक समान अंतर चलता रहता है। वो समान अंतर किसका होता है, तो हम कहेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा समान अंतर, देखो यहाँ पे भी समान होगा, यहाँ पे भी समान होगा, और आगे भी क्या होगा, समान होता रहता है। बच्चों हम कहेंगे ये समान तरीके से चलते रहते हैं और इनमें क्या हो रहा है, समान अंतर रहेगा। वो क्यों रहता है, क्योंकि वो स्थिर लागत की वजह से यहाँ पे समान रहता है। तो बच्चों ये हो गया हमारा कुल लागत। हमने कुल लागत में क्या क्या पढ़ लिया, कुल लागत में कुल परिवर्तित लागत पढ़ लिया, कुल स्थिर लागत पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं औसत लागत की। तो बच्चों अगर हम बात करें औसत लागत की, तो औसत लागत को भी दो भागों में बांटा है। कौन कौन सी, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तित लागत। अगर हम देखें औसत लागत में, तो बच्चों अगर आपको याद है तो स्थिर लागत हमने पढ़ा था, कुल स्थिर लागत, कुल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, कुल स्थिर लागत पढ़ा था कि भाई कोई वस्तु है उसको लेके हमारी कौन सी यहाँ पे स्थिर लागत आई है, वो हमारी क्या हो गई बच्चों, कुल स्थिर लागत। अब बच्चों मान लेते हैं भाई एक हलवाई की दुकान है, ठीक है भाई, हमने मान लिया हलवाई की दुकान है, यहाँ पे स्थिर लागत कितनी आई है, टोटल फिक्स कॉस्ट यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 1000 रुपये आई है। भाई हलवाई की दुकान है और समोसे बना रहा है, और समोसे बनाने की स्थिर लागत आई है बच्चों कितनी, 1000 रुपये। अब बच्चों अब उसने क्या करा है, ये एक दिन की लागत है, स्थिर लागत क्या है, एक दिन की है, ठीक है, 1000 रुपये उसकी क्या है, स्थिर लागत है एक दिन की। अब मान लेते हैं उसने पूरे दिन भर में क्या करे बच्चों, 100 समोसे बनाए, क्या करे उसने, 100 समोसे बनाए। तो बच्चों यहाँ पे औसत स्थिर लागत कितनी आएगी, तो बच्चों हम क्या करेंगे, 1000 में से क्या करेंगे, 1000 को भाग दे देंगे किससे, 100 से। तो 1000 को भाग देंगे 100 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो 10 आया वही क्या है, औसत स्थिर लागत। के भाई एक समोसे बनाने की स्थिर लागत, सिर्फ एक समोसे बनाने की स्थिर लागत कितनी आई है बच्चों, 10। और जब हम 100 समोसे बनाएंगे तो स्थिर लागत कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ पे हम कहेंगे हमारी 100 समोसे बनाने की स्थिर लागत आ गई बच्चों 1000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई कैसे निकालते हैं कि यह प्रति इकाई उत्पादन की स्थिर लागत है। प्रति इकाई यानी एक समोसा, एक वस्तु की एक इकाई का उत्पादन कर रहे हैं, तो उसकी जो स्थिर लागत है वो क्या है, हमारी औसत स्थिर लागत है। और इसको निकालते हैं, कुल स्थिर लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है। कैसे, अरे भाई इस तरह से कि हमारी औसत स्थिर लागत है उसको हम क्या करेंगे, कुल स्थिर लागत को हम भाग दे देंगे क्या, उत्पादन की इकाइयों से। अब हमारा यहाँ पे देखें तो कुल स्थिर लागत कितनी थी, 1000, और हमारी उत्पादित इकाइयाँ यानी समोसे कितने बने थे बच्चों, 100। तो बच्चों यहाँ पे ये 10 आया, वो क्या हो गया, ये 10 हमारा AFC यानी यहाँ पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ चुका है। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि औसत स्थिर लागत क्या है। इसका डायग्राम और टेबल भी देख लेते हैं। तो बच्चों इसका जो डायग्राम है, एक सेकेंड इसको मैं इधर लिख देती हूँ। AFC कितना आ जाएगा यहाँ पे, हाँ 1000 बट्टे में 100, हाँ 10 क्या हो गया, AFC आ गया, ठीक है। तो अब इसमें जो डायग्राम है बच्चों वो कुछ इस तरह से बनता है। एक सेकेंड को मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1000 बट्टे में 100, ये क्या हो गया, 10 क्या हो गया हमारा यहाँ पे औसत स्थिर लागत हो गया। इसका जो डायग्राम है बच्चों वो कुछ इस तरह से बनता है। किस तरह से, अरे भाई कुछ इस तरह से बनता है। अब ये इस तरह से क्यों बनता है कि भाई हमने यहाँ देखा है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो औसत स्थिर लागत उत्पादन का स्तर बढ़ने से क्या होती है, घटती है। क्या होता है कि हमारा ये डायग्राम है औसत स्थिर लागत का, ये ऐसा क्यों बनता है, तो हम कहेंगे भाई जैसे जैसे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारे उत्पादन का स्तर बढ़ेगा तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, औसत जो हमारी स्थिर लागत है वो क्या होगी,
वो घटना शुरू हो जाएगी। कैसे? चलो इसको डायग्राम यहाँ पे टेबल से देखते हैं। बच्चों यहाँ पे हमारे सामने एक टेबल है जो क्या बता रही है, उत्पादन है, किसी भी वस्तु का हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। अब भाई हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और इसकी यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट यानी कुल स्थिर लागत दी हुई है और हमें निकालनी है कुल परिवर्तित औसत स्थिर लागत। तो बच्चों यहाँ पे देखो कुल स्थिर लागत क्या है, स्थिर है, 100 है। 100 जीरो, अगर हम क्या कर रहे हैं, जीरो का उत्पादन कर रहे हैं तो भी, किसी वस्तु की 0 इकाई का उत्पादन कर रहे हैं तो भी लागत कितनी आ रही है, कुल स्थिर लागत 100 आ रही है। और हम 5 इकाई का उत्पादन कर रहे हैं तो भी लागत कितनी आ रही है, 100 आ रही है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 का अगर हमने उत्पादन किया और AFC में से क्या करेंगे, हम भाग देंगे 0 का, तो हमारा यहाँ पे AFC यानी औसत स्थिर लागत कितना आएगा, 0 आएगा। अब हम बच्चों कुल स्थिर लागत अपनी कितनी है, 100 है। अब 100 में से हम भाग देंगे 1 का, तो बच्चों क्या आएगा, 100 आएगा। अब हम करेंगे क्या, 100 में भाग देंगे हमारी उत्पादित इकाई कितनी, 2 का, तो यहाँ पे क्या आया बच्चों, 50। देखो 2 यहाँ पे 100 में भाग दो 2 का, कितना आएगा, 50 ही तो आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, 100 में भाग देंगे किसका, 3 का। अब जो 100 में भाग दिया 3 का, तो यहाँ पे 33.33 आएगा और यही क्या है अपना औसत स्थिर लागत। उसी तरह हमने 100 में 4 का भाग दिया तो बच्चा आएगा 25। इसी तरह हम 100 में भाग देंगे 5 का तो बच्चों आएगा 20। क्या देख रहे हैं हम, अरे हमारी जो है कुल स्थिर लागत तो क्या है, स्थिर है, पर कुल यहाँ पे औसत स्थिर लागत क्या हो रही है, बदल रही है। क्यों? कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, हमारी इकाइयां बढ़ा रहे हैं। देखो 0 से लेके 5 तक हमने इकाइयां बढ़ाई, तो वैसे वैसे हमारा जो है क्या हो रही है, लागत कम हो रही है। देखो पहले क्या थी, लागत 100 थी, फिर कम होके कितनी आ गई बच्चों, 20। लगातार क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि भाई औसत स्थिर लागत का क्या होता है, औसत स्थिर लागत में उत्पादन का स्तर, कि भाई हमारा उत्पादन जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा क्या होगा, यहाँ पे लागत क्या होगी, यहाँ पे लागत कम होती जाएगी। और इसीलिए हमारा जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो बच्चों ये था हमारा औसत स्थिर लागत के बारे में और आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों औसत परिवर्तित लागत के बारे में। हमने औसत स्थिर लागत के बारे में बात की, अब औसत परिवर्तित लागत के बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी वस्तु का इस पेन को उत्पादन करने की परिवर्तित लागत मान लेते हैं यहाँ पे कितनी, 1000। भाई एक दिन में हमने क्या करे, यहाँ पे 10 पेन का उत्पादन किया, 100 पेन मान लेते हैं, 100 पेन का उत्पादन किया और उसकी परिवर्तित लागत कितनी आई बच्चों, 1000। अब 1000 में हम क्या करेंगे, उस दिन जितने पेन उत्पादन हुए, यानी हमने 100 पेन उत्पादित किए, उसकी परिवर्तित लागत आई है 1000। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1000 को भाग दे देंगे 100 से, तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे आ जाएगा 10 और ये 10 ही क्या है, हमारा औसत परिवर्तित लागत है। तो हम इसको समझेंगे किस तरह से कि भाई प्रति इकाई उत्पादन की, सॉरी यह प्रति इकाई उत्पादन की लागत है, कुल लागत को, सॉरी यहाँ पे हमारा यहाँ पे आएगा कुल प्रवर्तित लागत, कुल परिवर्तित लागत। कुल परिवर्तित लागत को क्या करेंगे हम, उत्पादन की मात्रा से भाग देकर क्या करेंगे, यहाँ पे औसत परिवर्तित लागत की गणना करेंगे, औसत परिवर्तित लागत की गणना करेंगे। अब इसको निकालेंगे कैसे बच्चों, इसको हम यहाँ पे ये नहीं आएगा, कुल यहाँ पे परिवर्तित लागत लिख देना, परिवर्तित लागत लिख देना और इसको क्या करेंगे, हम उत्पादन की इकाइयों से भाग दे देंगे। मान लेते हैं हमारी परिवर्तित लागत कितनी है, 1000 और उसको हमने भाग दे दिया किससे, 100 से, तो बच्चों 10 आया, 10 ही क्या हो गया हमारा, यहाँ पे औसत परिवर्तित लागत होगी, औसत परिवर्तित लागत होगी। ध्यान रखना, हाँ ये क्या होगी, हमारी औसत परिवर्तित लागत होगी AVC। ठीक है, और गणना कैसे करेंगे, कुल परिवर्तित लागत को हम भाग दे देंगे किससे, उत्पादन की इकाइयों से। आगे हम देखेंगे बच्चों इसी में, तो यहाँ हम देखेंगे कि औसत परिवर्तन लागत शुरू में क्या होती है। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो औसत परिवर्तन लागत शुरू में क्या होती है बच्चों, घटती है, परंतु एक न्यूनतम बिंदु पे पहुंच के क्या होती है, वो बढ़ना प्रारंभ कर देती है। और औसत परिवर्तित लागत का आकार कैसा होता है, यू आकृति का होता है। अगर हम देखें ना बच्चों कि हमारा औसत परिवर्तित लागत जो है वो कैसा होता है, तो हम कहेंगे भाई यू आकृति का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें शुरू में क्या होता है, शुरू में हमारी लागत कम होती है, एक न्यूनतम बिंदु पे पहुंचती है और फिर क्या होती है बच्चों, बढ़ना शुरू हो जाती है। देखो यहाँ पे हमारी लागत क्या हो रही है, पहले कम हो रही है, फिर क्या हो रही है, न्यूनतम बिंदु पे पहुंच रही है, फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो हम कहेंगे ये यू शेप का होता है। पर ये होता क्यों है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि भाई हमारी लागत शुरू में कम होती है, फिर क्या होती है, न्यूनतम बिंदु पे पहुंचती है, फिर हम बढ़ना शुरू हो जाती है। तो बच्चों ये होती है यहाँ पे किस लिए, यहाँ लिख देती हूँ,
हमने एक नियम पढ़ा था उत्पादन में, अल्पकाल में अगर आपको याद हो तो हमने एक नियम पढ़ा था, परिवर्तित अनुपातों का नियम या हाशमान सीमांत उत्पाद नियम। क्या पढ़ा था? परिवर्तित अनुपातों का नियम, अनुपातों का नियम या फिर हम उसको कहते हैं हाशमान सीमांत उत्पाद नियम। हाशमान उत्पाद नियम, जिसमें क्या हो रहा था? उत्पाद नियम। इस नियम में क्या था बच्चों? इस नियम के अनुसार अल्पकाल में हमारा क्या था? इस नियम के अनुसार अल्पकाल में हमारी कुछ जो उत्पत्ति के साधन क्या थे? स्थिर थे, और कुछ साधन क्या थे? परिवर्तित थे। तो स्थिर साधन तो स्थिर थे, परिवर्तन किस में करना था? परिवर्तित साधन में। अब मान लेते हैं हमने क्या करा, हमारे परिवर्तित साधनों में परिवर्तन किया। तो बच्चों जब हम परिवर्तन करेंगे, तीन स्टेज थी उसकी। पहले है जब हम परिवर्तन करेंगे तब क्या हो रहा था? तब हमारा उत्पादन बढ़ रहा था। किससे? बढ़ती हुई गति से, बढ़ती हुई दर से। क्या हो रहा था? बढ़ती दर से क्या हो रहा था? हमारा उत्पादन बढ़ रहा था बढ़ती दर से। दूसरा जब था कि हम यहाँ पे उत्पत्ति के साधनों में परिवर्तन तो कर रहे हैं, उत्पत्ति के साधन बढ़ा रहे हैं, पर हमारा जो उत्पादन बढ़ रहा है वो क्या हो रहा है? घटती हुई दर से। कि भाई उत्पादन तो बढ़ रहा है पर वो क्या हो रहा है? यहाँ पे घटती दर से। फिर एक यहाँ पे उच्चतम बिंदु पे पहुंच के क्या हो रहा था? हमारा उत्पादन गिरना शुरू हो गया था। क्या हो रहा था? गिरना शुरू हो गया था। तो बच्चों उसी नियम के कारण, यानी परिवर्तित अनुपातों के नियम के कारण ही क्या होता है? हमारा जो यहाँ पे औसत परिवर्तित लागत है वो क्या होता है? यू शेप, यानी कि यू आकृति का बनता है। तो बच्चों क्लियर है क्या कि भाई औसत परिवर्तित लागत क्यों यहाँ पे यू शेप का बनता है? यानी पहले हमारी लागत क्यों घटती है, फिर न्यूनतम बिंदु पे क्यों पहुंचती है, और फिर बढ़ना क्यों शुरू हो जाती है। इसको हम समझेंगे बच्चों यहाँ पे एक टेबल से। तो बच्चों यहाँ पे, सॉरी इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके लिख देती हूँ, सेकेंड। परिवर्तित अनुपातों का नियम, आसमान सीमांत उत्पाद। ठीक है, इसको हम समझेंगे बच्चों यहाँ पे किससे? इस टेबल की सहायता से। किसी भी वस्तु का हम क्या कर रहे हैं बच्चों? उत्पादन कर। ठीक है, कितने से? 0 से लेके 6 इकाई का हमने उत्पादन किया। इसका हम क्या देखेंगे बच्चों? हमारे पास कुल प्रवर्तित लागत है। भाई हमारे पास उस वस्तु को उत्पादित करने की कुल प्रवर्तित लागत है, उससे हमने क्या करा यहाँ पे? ABC, यानी हमने यहाँ पे औसत परिवर्तित लागत की गणना की। कैसे करेंगे? अरे भाई टीवी से मैं क्या करेंगे? उत्पादन की इकाइयों को भाग दे देंगे। कैसे? भाई हमारा यहाँ पे टीवीसी कितना था? 0 था, उत्पादन भी कितना था? 0 था, तो हमारा एवीसी भी क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। अब क्या हो गया? टीवीसी 10 100 हो गया, हमारे उत्पादन इकाई 1 हो गई, तो हमने 100 में भाग दे दिया किसका? 1 का। तो यहाँ पे एवीसी कितना आ गया? 100 आ गया। अब 80 में भाग दे दिया हमने 2 का, तो बच्चों 80 में अगर 2 का भाग देंगे तो हमारा एवीसी कितना आ जाएगा? तो हमारा एवीसी आ जाएगा बच्चों 40। ऐसे ही हमने 60 में भाग दे दिया किसका? 3 का। जब हमने 60 में भाग दिया 3 का, तो यहाँ पे क्या आया? हमारा एवीसी 20 आ गया। ऐसे ही हमने 80 में भाग दिया किसका? अरे 80 में भाग दिया 40 का, और जब 80 में भाग देंगे 40 का तो हमारा एवीसी कितना आ गया बच्चों? 20। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास 110 है, हमारा यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट है बच्चों 10, और इसमें अगर हम भाग देंगे 5 का तो हमारा यहाँ पे एवीसी कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे? यहाँ पे टीवीसी हमारा कितना है? 150, और 150 में अगर हम भाग देंगे 6 का तो बच्चों हमारा एवीसी कितना आ गया बच्चों? यहाँ पे 25। बच्चों देख रहे हैं हम यहाँ पे कुछ कि भाई पहले क्या थी हमारी लागत? अरे पहले हमारा अगर यहाँ पे देखें हम तो हमारी पहले लागत थी 100, मान के चल रहे हैं 100। उसके बाद क्या हो रही है? देखो गिर रही है। हमारा औसत परिवर्तित लागत क्या हो रहा है बच्चों? लगातार गिर रहा है। देखो 20 तक क्या हो रहा है? गिर रहा है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि भाई 20 के बाद क्या हो रहा है? देखो उठना शुरू हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले हमारी लागत कितनी थी? 100 थी, फिर क्या हो गई? वो गिरना शुरू हो जाती है, और मान लेते हैं ये 20 है। ठीक है, 20 के बाद क्या होती है बच्चों? उठना शुरू हो जाती है। तो हम कहेंगे क्या होती है हमारी औसत परिवर्तन लागत में? कि पहले हमारी लागत गिरती है, न्यूनतम बिंदु पे पहुंचती है, और फिर क्या?
उठना शुरू हो जाती, बढ़ना शुरू हो जाती है। तो बच्चों इसीलिए हमारा औसत परिवर्तित लागत का जो हमारा वक्र है वो कैसा होता है, यू आकार का। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है यू आकृति का होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा औसत परिवर्तित लागत, और आई होप आपको औसत परिवर्तित लागत समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं बच्चों औसत लागत। हमने कुल लागत में क्या देखा था, अरे भाई यहाँ पे क्या होता है कुल लागत में कि कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तित लागत को जोड़ लो तो क्या आ जाता है, कुल लागत आ जाता है। अब औसत लागत, अरे कुल लागत में हम क्या करेंगे, किसी वस्तु की जो है उत्पादन करने की कुल लागत है उसको में हम क्या करेंगे, उत्पादन की इकाइयों को भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, औसत लागत आ जाएगा। कैसे करेंगे इसको हम समझेंगे, पर पहले ये पढ़ लेते हैं कि प्रति इकाई उत्पादन की लागत है, कुल लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देने पर औसत लागत प्राप्त होती है। हम कहेंगे भाई कुल लागत, किसी वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं तो कुल लागत हमारे पास कितनी है। चलो पेन का उत्पादन कर रहे हैं, पेन का उत्पादन कर रहे हैं, अब पेन के उत्पादन की कुल लागत, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों ही शामिल है, तो मान लेते हैं कुल लागत कितनी आ गई बच्चों, 2000। भाई कुल लागत 2000 आ गई, और कितने पेन उत्पादित हुए, कितने पेन उत्पादित हुए, तो मान लेते हैं 200 पेन उत्पादित हुए। कितने पेन उत्पादित हुए, 200 पेन उत्पादित हुए। ठीक है 200 लिख देते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब क्या करेंगे, 2000 में से 200 को भाग दे देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कितना, 10। तो ये 10 ही क्या हो गया बच्चों हमारा औसत लागत। औसत लागत हम और कैसे निकाल सकते हैं, देखो एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट हम यहाँ पे AFC यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अगर जोड़ लें तो हमारा क्या आ जाएगा, औसत लागत आ जाएगा। अब इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। तो बच्चों इसका जो डायग्राम है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा। बच्चों इसको ना थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, अपना यहाँ लिख दूं मैं, ठीक है यहाँ लिख देती हूँ 2000 बट्टे में 200, यहाँ पे क्या आया 10, हमारा क्या आ गया औसत लागत। और औसत लागत तो हमें और कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे लिख देते हैं इसी बराबर AFC प्लस यहाँ पे AVC, दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा AC आ जाएगा। अब इसको निकालते हैं बच्चों, तो हमारे यहाँ पे हमारे पास क्या है, उत्पादन की मात्रा है कि हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, उसकी इकाइयाँ दी हुई है। हमारे पास कुल लागत है, यहाँ पे कुल स्थिर लागत है, कुल प्रवर्तित लागत है, औसत स्थिर लागत है, औसत परिवर्तित लागत है और औसत लागत है। सबसे पहले हम गणना करेंगे किसकी, बाकी सब तो आप कर लोगे, हमें क्या करनी है यहाँ पे गणना, औसत लागत की गणना करनी है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे बच्चों, कुल लागत को लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारी यहाँ पे कुल लागत कितनी है, 100 है। तो बच्चों 100 है, 100 को हम भाग देंगे किससे, यहाँ पे उत्पादन की इकाइयों से, तो है बच्चों कितना, 0। अब हमने क्या करा, 100 को भाग दिया 0 से, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब हमारा कुल लागत यहाँ पे कितना है, 200। अब 200 को हम भाग देंगे बच्चों 1 से, तो यहाँ कितना आया हमारा औसत लागत, 200 आया। उसी तरह हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 180 को भाग देंगे किससे, 2 से। अब जब 180 को हम भाग देंगे 2 से तो हमारी औसत लागत कितनी आएगी, 90। ऐसे हम 160 को भाग देंगे 3 से तो हमारा औसत लागत आएगा यहाँ पे 33.3। इसी तरह हम क्या करेंगे, 180 को भाग देंगे किससे, 4 से, तो हमारा यहाँ पे आएगा 45। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे भाग देंगे 250 को भाग देंगे किससे, 5 से। अब 250 को जब भाग दिया 5 से तो हमारा यहाँ पे औसत लागत कितनी आएगी, 50। ऐसे हम 320 को भाग देंगे किससे, 6 से। अब 320 को जब हमने भाग दिया 6 से तो बच्चों यहाँ पे क्या आया, 33.3। क्या देख रहे हैं हम, अरे भाई ये तो क्या हो रहा है, यू शेप में ही तो बन रहा है। अगर हम देखें तो हमारा औसत लागत वक्र भी क्या हो रहा है, यू शेप में। देखो पहले 200 था, फिर 90 हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ 53 हुआ, फिर क्या हुआ कम हो गया 45 हो गया, और 45 के बाद क्या हो रहा है, फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बच्चों अगर हम देखें, देखो औसत लागत देखते हैं तो पहले क्या होगा, हमारी लागत कम गिरेगी, फिर क्या होगी, न्यूनतम बिंदु पे पहुंचेगी, और फिर क्या होगी, बढ़ना शुरू होगी। यानी औसत परिवर्तित लागत की तरह ही क्या है, हमारी औसत लागत है, पर उसमें क्या है कि उसमें हमारी जो है औसत स्थिर लागत भी शामिल है। और बच्चों अगर हम देखें तो हमारी औसत लागत पहले तो क्या थी, अगर हम यहाँ पे दोनों का गैप देखें, औसत लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का गैप देखें तो पहले क्या होता है बच्चों, ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, कम होना शुरू हो जाता है। पर ये कभी मिलते नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्थिर लागत भी है। तो बच्चों अगर हम कहें कि ये भी क्या है, औसत लागत भी हमारा यू शेप का बनता है। औसत परिवर्तनशील लागत देखो ये वाली,
ये वाली क्या हो गई, ये भी यू शेप में बन रहा है। उसी के साथ हमने यहाँ पे औसत स्थिर लागत भी देख लिया, जो हमारा क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे गिरता हुआ आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये यू शेप का क्यों बनता है पता है क्या, परिवर्तित अनुपातों का जो नियम है उसकी वजह से ये यू शेप का बनता है। तो बच्चों ये हो गया हमारा औसत लागत। अगर बच्चों हम यहाँ पे औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत को भी जोड़ेंगे ना तो सेम ही आएगा। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है कि बच्चों इन दोनों को जोड़ के देखना क्या हमारा औसत लागत एक समान आ रहा है क्या। अरे करके देखना, खुद से करके देखना। औसत लागत और औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत को जोड़ेंगे तो क्या औसत लागत वही आएगा जो हमारा कुल लागत से हमने निकाला है। एक बार ये करके देखना, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा औसत लागत। अब हम बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, सीमांत लागत के बारे में, यानी मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या है, अरे बच्चों मार्जिनल कॉस्ट क्या है, अरे हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। उत्पादन करने के लिए हमें क्या है कि हमें लागत लग रही है। अब बच्चों एक अतिरिक्त इकाई का अगर हम उत्पादन करेंगे, कि मान लेते हैं हम क्या 10 पेन का उत्पादन कर रहे हैं, उसकी लागत कितनी आई है। तो बच्चों 10 पेन के उत्पादन की लागत आई है यहाँ पे कितनी, 100। क्या देख रहे हैं कि भाई हम 10 पेन का उत्पादन कर रहे हैं, लागत आई है 100। अब बच्चों ये हमारी कुल लागत है, टोटल कॉस्ट। याद रखना कि भाई 10 पेन के उत्पादन करने की टोटल कॉस्ट आई है अपनी 100। अब हमने क्या करा, एक और पेन उत्पादित किया, क्या करा, अब हमने 11वें पेन का उत्पादन किया। अब हमारी कुल लागत आई है बच्चों 110। क्या करा हमने कि भाई हम यहाँ पे एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन कर रहे हैं, उसके लिए हमारी जो कुल लागत है उसमें कितना परिवर्तन आया। तो भाई हम क्या करेंगे, 110 में से 10 को घटा देंगे, 110 में से 100 को घटा देंगे। क्या करेंगे, 110 में से 100 को घटा देंगे तो हमारा यहाँ पे 10 आया। और ये 10 ही क्या है बच्चों, ये 10 ही है हमारा सीमांत लागत। समझ में आया या नहीं आया, अरे मेरे शेरों को समझ में आया या नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं, पेन की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन कर रहे हैं। पहले 10 था, अब क्या कर रहे हैं, 11 पेन के उत्पादन कर रहे हैं। एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन कर रहे हैं ना, उसके लिए हमारी जो कुल लागत में जो परिवर्तन आया, अरे भाई पहले कुल लागत थी 100, अब कुल लागत कितनी है 110। तो हमारी कुल लागत में क्या हुआ बच्चों, परिवर्तन आया। तो बच्चों यही जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है बच्चों, ये जो 10 का परिवर्तन आया वही क्या है, सीमांत लागत है। तो बच्चों अगर हम देखें तो जो लागत उत्पादन में एक और इकाई जोड़कर उत्पादन करने में आती है, इन दोनों लागतों का अंतर क्या है बच्चों, सीमांत लागत कहलाएगा। क्या देखते हैं हम बच्चों कि अगर हम देखें जो कुल लागत है, कुल लागत में हम क्या करेंगे, एक अतिरिक्त इकाई का जोड़कर उत्पादन करते हैं तो इन दोनों लागतों का अंतर क्या कहलाता है, सीमांत लागत कहलाता है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला कि भाई कुल लागत में परिवर्तन कितना हुआ, 100 से 110। तो बच्चों कितना परिवर्तन हुआ, अरे 10 का परिवर्तन हुआ। निर्गत की इकाई में कितना परिवर्तन हुआ, पहले 10 पेन बन रहे थे अभी 11। कितना परिवर्तन हुआ, हम कहेंगे 1 का। तो भाई 1 का परिवर्तन हुआ तो हमारा यहाँ पे सीमांत लागत कितनी हो गई, तो हम कहेंगे मैम सीमांत लागत हो गई है हमारी 10। और 10 ही क्या है हमारी सीमांत लागत। पर याद रखना ये हमारी अल्पकालीन सीमांत लागत है, इसके जैसी ही हमारी दीर्घकालीन सीमांत लागत भी होगी। और हमारा जो सीमांत लागत का जो वक्र है बच्चों वो कैसा बनता है, यू शेप का ही बनता है। चलो इसके रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको मैं उधर लिख देती हूँ, अरे जो हमने लिखा है इसको मैं क्या करती हूँ, इधर लिख देती हूँ। अगर मैं इसको इधर लिखूँ, देखो हमने क्या करा था, 10 पेन बनाए थे, हमारी लागत कितनी आई थी, टोटल कॉस्ट लिख देती हूँ यहाँ पे, हमारी लागत आई थी बच्चों 100। अब हमने क्या करा, 11वां पेन बनाया तो हमारी टोटल कॉस्ट आ गई बच्चों 110। तो हमारा यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो गई, यहाँ लिख देती हूँ मार्जिनल कॉस्ट हो गई हमारी कितनी 10। ये हमने यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट निकाल दी। अब इसको समझेंगे बच्चों, ये भी क्या होती है, यू शेप की होती है। यू शेप की क्यों होती है, परिवर्तित अनुपातों का नियम बिल्कुल नहीं भूलना है हमें। अरे भाई परिवर्तित अनुपातों का नियम हमारा यहाँ पे लागू होता है, उसकी वजह से क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे जो हमारा सीमांत वक्र है वो भी क्या हो रहा है, यू आकृति का हो रहा है। देखो यहाँ पे लिख देती हूँ, आकृति क्या है यहाँ पे, अरे भाई यू आकृति है हमारी। ठीक है, अब इसको समझते हैं बच्चों। उत्पादित इकाइयां हैं, कुल लागत पे फोकस करना है। उत्पादित इकाइयां कुल लागत है, औसत लागत निकाल लोगे ना, अरे अभी तो समझाया, कुल लागत में भाग दे देंगे उत्पादित इकाइयों का। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे बच्चों सीमांत लागत। अब देखते हैं जब उत्पादित इकाई 1 है, कुल लागत कितनी है बच्चों 30, तो हमारे यहाँ पे सीमांत लागत भी कितनी है बच्चों, यहाँ पे 30 हो जाती है। मान के क्या चलते हैं, यहाँ पे हमारी सीमांत लागत भी कितनी है
30 है, ठीक है। अब जब उत्पादित इकाइयाँ किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादित इकाइयाँ 2 है और कुल लागत कितनी है बच्चों 38। पर एक्चुअल में हम देखें, अरे भाई जब सिर्फ दूसरी इकाई का हम देखें, दूसरी इकाई का जब उत्पादन किया तो हमारी लागत कितनी आई है, तो हम क्या करेंगे 38 में से 30 को माइनस कर देंगे। जब 38 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 8, और 8 को हम भाग दे देंगे किससे, उत्पादित इकाइयों में परिवर्तन। अरे भाई इकाइयों में कितना परिवर्तन हुआ 1, तो बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे 1 कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या आया हमारा, सॉरी यहाँ पे आएगा हमारा कितना, 1 मिनट, 8 आएगा, 8 आएगा, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया बच्चों 8। ऐसे ही हम क्या करेंगे अगले वाले में करेंगे। अरे भाई 44, जब हमारा तीसरा 3 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं तो कुल लागत कितनी आई है 44, और 44 में से हम क्या करेंगे 38 को माइनस कर देंगे और भाग दे देंगे किससे 1 से। जब हम भाग देंगे 1 से तो क्या आया बच्चों 6। ऐसे ही हम क्या करेंगे अगले वाले में करेंगे। जब चौथी इकाई का उत्पादन किया तो हमारी कुल लागत कितनी आई 54। अब 54 में से 44 को क्या करेंगे बच्चों माइनस कर देंगे, माइनस करते चलेंगे। अब यहाँ पे क्या करा हमने माइनस करा तो हमारी यहाँ पे लागत कितनी आई है बच्चों 10। अब क्या करेंगे, जैसे ही हमने 5वीं इकाई का उत्पादन किया तो हमारी लागत आई है 66। 66 को हम माइनस कर देंगे किससे 54 से, तो हमारी लागत कितनी आ गई बच्चों यहाँ पे 12। और ऐसे ही हमने जब छठी इकाई का उत्पादन किया तो हमारी जो लागत है कुल लागत कितनी आई है 80। अब 80 में से हम क्या करेंगे 66 को माइनस कर देंगे तो हमारे यहाँ पे सीमांत लागत कितनी आएगी बच्चों 14। तो बच्चों क्या हमने यहाँ देखा कि भाई शुरू में क्या थी लागत 30 थी, 30 के बाद में लगातार फिर क्या हुई 8 हो गई, 6 हो गई, क्या हो रही है गिर रही है। उसके बाद में 6 के बाद ये हमारा 6 तक आ गया, 6 के बाद क्या हो रही है लगातार बढ़ रही है। तो हम क्या कहेंगे कि पहले हमारी सीमांत लागत क्या हो रही है भाई कम हो रही है, न्यूनतम बिंदु पे पहुंच रही है, और फिर क्या हो रही है बढ़ रही है। तो बच्चों ये था हमारा सीमांत लागत वक्र। और सीमांत लागत वक्र क्या होता है यू शेप का होता है। और ये यू शेप का क्यों होता है, अरे भाई यहाँ पे परिवर्तित अनुपातों का नियम लागू होता है, इसी वजह से क्या होता है हमारा सीमांत लागत वक्र यू शेप का होता है। आगे हम देखेंगे बच्चों, तो आगे हम देखेंगे औसत लागत और सीमांत लागत वक्र। औसत लागत और सीमांत लागत वक्र को अगर हम एक साथ देखें, वैसे यहाँ पे औसत लागत सीमांत लागत उसी के साथ औसत परिवर्तित लागत का भी वक्र दिखेगा हमें। तो बच्चों ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। अब बच्चों इन दोनों में औसत लागत, अल्पकालीन औसत लागत और अल्पकालीन सीमांत लागत के मध्य क्या संबंध है, ये आप मुझे होमवर्क करके बताओगे। क्या है आपका होमवर्क, अरे भाई औसत लागत चार इसमें संबंध होंगे, कौन कौन से होंगे ये आपको मुझे होमवर्क करके बताना है कि औसत लागत और सीमांत लागत वक्र हमारे कुछ इस तरह से बनते हैं और ये इस तरह से क्यों बनते हैं, ये आपका होमवर्क है। ये हमने अब तक पढ़ा था बच्चों अल्पकालीन जो है औसत लागत, सीमांत लागत और कुल लागत के बारे में। दीर्घकालीन औसत लागत, सीमांत लागत और यहाँ पे कुल लागत क्या होती है, इसी के तरह होती है, बस वहाँ पे क्या होती है स्थिर लागत नहीं होती है, सिर्फ क्या होती है परिवर्तित लागत होती है। यानी वहाँ पे डायरेक्ट हमारी क्या होगी औसत लागत आएगी, दीर्घकालीन औसत लागत, दीर्घकालीन सीमांत लागत और वहाँ पे दीर्घकालीन लागत आएगी। और उनके जो डायग्राम है बच्चों इसी तरह बनेंगे, पर वहाँ पे जो नियम लागू होगा वो कौन सा होगा, पैमाने का प्रतिफल। याद रखना पैमाने के प्रतिफल वहाँ पे लागू होगा, और पैमाने के प्रतिफल की वजह से ही क्या होगा, वो पैमाने के प्रतिफल के नियम की वजह से क्या होगा यू शेप में बनेंगे हमारे, क्या यू शेप में हमारे औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत के वक्र। तो बच्चों ये था हमारा क्या औसत लागत और सीमांत लागत वक्र के बारे में, और इसके जो संबंध है, इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो आप मुझे होमवर्क करके बताओगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका होमवर्क। तो बच्चों अब देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो बच्चों यहाँ पे आज हमने लागत का पूरा रिवीजन कर दिया। हमने लागत में जितना भी पढ़ा था आज हमने पूरे का रिवीजन कर दिया। अब करते हैं बच्चों इस सेशन को एंड। तो बच्चों अभी तक किसी भी बच्चे ने अगर अड्डा 24/7 के क्लास 11-12 जेई नीट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा बच्चों ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और बच्चों इस सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूल। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आपको बता दूं होमवर्क आपको करना है, और जो अपना अगला सेशन होगा ना, जो अगला सेशन होगा उसमें मैं कॉस्ट में हमने जो पढ़ा है उसका हम क्या रखेंगे, क्विज रखेंगे। ठीक है बच्चों, हम क्या रखेंगे, क्विज रखेंगे और आपको क्विज करना है। ठीक है बच्चों, तो ये था अपने यहाँ पे सेशन के बारे में। तो बच्चों खूब खाओ पियो मौज मस्ती करो, पर हाँ पढ़ाई करना मत भूलना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर, बाय बाय टू यू ऑल।